हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 02। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए कल तक हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमने डिटेल में टेस्टिस को समझा था। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। तो मेनली अगर हम देखें एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती है, तो मेनली जैसे बेटा रेटर टेस्टिस है, ठीक है, सबसे पहले रेटर टेस्टिस आता है, दूसरा वासा इफ्रेंशिया आता है, तीसरा इपिडाइडमिस आता है एंड द लास्ट वन इज द वासा डिफरेंस आता है, जिसको हम वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली 4 एक्सेसरी डक्ट्स होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है स्पर्म को टेस्टिस से पेनिस तक ले जाने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल से फिर ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर बननी है, मीन्स जाल की तरह एक स्ट्रक्चर बननी है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेटर टेस्टिस। फिर इसी रेटर टेस्टिस से आप ध्यान से देखिए, इसी रेटर टेस्टिस से फिर ये कुछ सीधी सीधी पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है जिसको हम वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। वासा इफ्रेंशिया आगे जाकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इसी को बेटा हम इपिडाइडमिस कहते हैं। एंड फर्दर जो इपिडाइडमिस है, देखिए जैसे यहाँ पर इपिडाइडमिस है, इपिडाइडमिस फिर एक कॉर्ड लाइक या पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज द वास रेफरेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सारी कंडीशंस देखने मिल रही है, पहले रेटर टेस्टिस है, फिर वासा इफ्रेंशिया है, फिर इपिडाइडमिस है एंड द लास्ट वन इज द वास रेफरेंस है। तो ये मेनली 4 हमारे पास एक्सेसरी डक्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, देखिए so vasa deferens receive the duct from the seminal vesicle and connected into the urethra as an ejaculatory duct। मीन्स जो वास डेफरेंस है वो कनेक्ट होती है सेमाइनल वेसाइकल के साथ और फिर वही सेमाइनल वेसाइकल की कुछ डक्ट निकलती है और कनेक्ट होती है यूरेथ्रा के अंदर। असल में जब सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट निकलती है तो वहाँ एक पॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए क्या होता है, हम इमेज के अंदर देखते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट क्या है। देखिए बेटा जैसे यहाँ पर कि सबसे पहले वास रेफरेंस आ रही थी, ठीक है, और वास रेफरेंस कनेक्ट हो गई सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट में और यहीं पर देखिए एक पॉइंट बना जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो डक्ट है ना, ये जो पॉइंट देखने मिल रहे हैं, जो पाइप देखने मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ऊपर से आ रहा है वास रेफरेंस और यहाँ से सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट है। ठीक है, तो जहाँ पर सेमाइनल वेसाइकल और वास रेफरेंस दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं वहीं पर एक डक्ट बनती है, दैट इज नोन एज द इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, फिर यूरेथ्रा आ जाता है, फिर ये यहाँ से यूरेथ्रा आता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। ठीक है, देखिए बेटा इट्स अ इजैकुलेटरी डक्ट, ये और ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने थोड़ा सा और मैग्नीफाई किया ताकि कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो बेटा ये सेमाइनल वेसाइकल, ये मेनली सेमाइनल वेसाइकल है और ये है वास रेफरेंस और ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पर, इसी डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक पक्का? देखिए हम ना हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ समझेंगे। हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है बेटा, बट जो भी हम चीज़ें समझेंगे वो बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ समझेंगे, फिर कभी भी आपको ज़रूरत नहीं होगी नेक्स्ट टाइम पढ़ने की, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो, फिर कभी भी आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी लेक्चर को अटेंड करने की। ठीक है, कहीं से ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी फिर। देखिए तो सेमाइनल वेसाइकल और ये है वास रेफरेंस और दोनों कनेक्ट हुई यहाँ पर इस पॉइंट पर और बेटा यहाँ बन जाती है ये इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है? इट्स अ इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात आती है वेसेक्टोमी क्या है। देखिए वेसेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो स्पर्म का पाथवे होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। मीन्स टेस्टिस से स्पर्म निकलने हैं, फिर स्पर्म पेनिस में आते हैं और फिर पेनिस से अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं तो फिर वो वेजाइना के अंदर इंसेमाइनेशन के थ्रू पहुंच सकते हैं और अगर स्पर्म रिलीज होते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेल की एक सर्जरी कराते हैं, दैट नेम इज द वेसेक्टोमी, जिसको हिंदी में बेटा नसबंदी भी कहते हैं। तो एक तरीके से वेसेक्टोमी जो है एक बेहतर मेथड है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो यहाँ यही लिख रखा है कि वेसेक्टोमी मीन्स कट द वासा डिफरेंस
एंड टाई दी वाज रेफरेंस। मीन्स वाज रेफरेंस को कट कर दो, देखो जैसे यहाँ दिखा रखा है, और फिर इसको बांध दो। बांधने के बाद क्या होगा, टेस्टिस से जो स्पर्म निकल रहे होंगे वो आगे नहीं जा पाएंगे, और जब आगे नहीं जा पाएंगे दैट मीन्स कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मीन्स प्रेगनेंसी और पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, देखिए तो टेस्टिस है और यहाँ पे ये इपिडाइडमिस और वास डिफरेंस निकल ली थी, और हमने वास डिफरेंस को कट कर दिया है, और कट करने के बाद टाई कर दिया, मीन्स यहाँ पर ये नसबंदी हो चुकी है, जिसको हम वेसेक्टोमी भी कहते हैं। मतलब यहाँ से जो स्पर्म निकल रहे थे वो अब आगे नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। देखिए बेटा, तो ये वेसेक्टोमी हो रखी है। ठीक है, देखिए ओरिजिनली समझा रहे हैं कि किस तरीके से वेसेक्टोमी होती है। तो फॉर एग्जांपल ये है बेटा स्क्रोटम से, और इसके अंदर होंगे टेस्टिस, और हमने वास रेफरेंस को निकाल लिया है। अब यहीं से ही वास रेफरेंस को कट कर देंगे, कट करने पर वेसेक्टोमी हो जाएगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल इमेज है के एट द टाइम ऑफ वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के वेसेक्टोमी जब किसी की हो रही होगी तो वहां से ली गई पिक्चर है। ठीक है, तो एपिडाइडमिस के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। एपिडाइडमिस जो है बेटा 5 से 6 मीटर एक कोइल ट्यूब होती है, एंड साइड फॉर द मैच्योरेशन, नरिशमेंट एंड द स्टोरेज। तो याद रखने वाली बात कि जब स्पर्म बन जाता है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस से आता है रेटे टेस्टिस में, फिर रेटे टेस्टिस से आता है फिर वास इफ्रेंशिया में। जब एपिडाइडमिस के अंदर आ जाते हैं स्पर्म, तो वहां पर बेटा वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड होता है वहीं से, और कुछ समय के लिए एपिडाइडमिस के अंदर ही स्पर्म्स रहने लगते हैं, ताकि कि वो मैच्योर हो जाए पूरी तरीके से। और जब मैच्योर हो जाते हैं फिर फर्दर वो एपिडाइडमिस से वास रेफरेंस के अंदर चले जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पर्म का वो कहाँ पर बीतता है, मेनली इनसाइड द एपिडाइडमिस। अब क्या होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे के अंदर एपिडाइडमिस नहीं होती है, उसमें एपिडाइडमिस की जगह एक डक्ट होती है, दैट इज नोन एज द वोल्फियन डक्ट। तो याद रखना, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसमें यूट्रस में बच्चा है, तो उस एम्ब्रियो के अंदर एपिडाइडमिस की जगह क्या होगा बेटा, एक डक्ट होगी, दैट इज नोन एज द वोल्फियन डक्ट। देखिए समझाता हूँ आपको, देखिए जैसे आपको देखने मिले यहाँ पर ये क्या है, इट्स अ वोल्फियन डक्ट। ठीक है, और धीरे धीरे ये कन्वर्ट होती है एपिडाइडमिस के अंदर। ठीक, देखिए तो यहीं पर होगी मेनली, जहां पर दिखा रखा है वोल्फियन रिज में वोल्फियन डक्ट का निशान, और यहीं पर होगी वोल्फियन डक्ट, और वोल्फियन डक्ट ही फर्दर जब पूरी तरीके से एम्ब्रियो मैच्योर हो चुका होगा, फीटस में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो यही वोल्फियन डक्ट कन्वर्ट हो जाएगी एपिडाइडमिस में। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा, एपिडाइडमिस के मेनली 3 पार्ट होते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम हेड, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम बॉडी, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द टेल। तो एपिडाइडमिस हैव 3 पार्ट, हेड एंड बॉडी एंड टेल। ठीक है, देखिए, ठीक है, एपिडाइडमिस के मेनली 3 पार्ट हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैपट एपिडाइडमिस, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा हम कॉर्पस एपिडाइडमिस, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज नोन एज द क्वाडा एपिडाइडमिस। तो याद रखना, कैपट, कॉर्पस और क्वाडा, ये 3 पार्ट होते हैं एपिडाइडमिस के। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ इफ्रेंशिया कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं कैपट। देखो कभी ये नीट में बहुत पहले पूछा गया है कि वासा इफ्रेंशिया कनेक्ट रहती है एपिडाइडमिस के किस पार्ट से, तो मेनली वास इफ्रेंशिया एपिडाइडमिस के कैपेट वाले पार्ट से कनेक्ट रहती है। ठीक है, देखिए तो मेनली 3 पार्ट है, द फर्स्ट इज कैपेट, दूसरा कॉर्पस एंड द लास्ट वन इज द क्वाडा। ठीक, देखिए तो द फर्स्ट इज द कैपेट, फिर कॉर्पस, एंड सबसे नीचे वाला पार्ट दैट इज क्वाडा। ठीक है बेटा, देखिए, द पार्ट ऑफ एपिडाइडमिस, द फर्स्ट इज द कैपेट, और कैपेट जो है इसको हम हेड ऑफ एपिडाइडमिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आता है बीच वाला पार्ट जो कि मिडिल पार्ट है, दैट इज कॉर्पस एपिडाइडमिस, और सबसे नीचे वाला पार्ट या आप कह सकते हो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट टेस्टिस के, दैट इज द क्वाडा एपिडाइडमिस। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखिए अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 एक्सेसरी ग्लैंड आती है। पहला आता है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड द लास्ट वन इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड्स को बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सेमाइनल वेसाइकल के बारे में। देखिए बेटा इस एनिमेशन के अंदर, इस इमेज में दिखा भी रखा है आपको कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये कौन सी ग्लैंड है, इट्स अ सेमाइनल वेसाइकल, और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे
कौन सी ग्लैंड है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा के दोनों तरफ कौन सी ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो मेनली 3 ग्लैंड होती है, पहले सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। द सेक्रेशन ऑफ द, अब क्या होता है कि इन तीनों ग्लैंड का सेक्रेशन मींस सेमाइनल वेसिकल का सेक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन, इन तीनों का जो सेक्रेशन निकलता है उसको अगर एक साथ इकट्ठा कर दें तो उसको बोलते हैं बेटा सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर जैसे हम स्पर्म को डाल देते हैं, अब उसको बोलते हैं हम सीमन। तो याद रखना व्हाट इज सेमाइनल प्लाज्मा, तो सेमाइनल प्लाज्मा इज नथिंग, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। When adding sperm inside the seminal plasma, so that is not a seminal plasma now, it's become an semen, जिसको हिंदी में वीर्य के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, the secretion of all 3 glands known as the seminal plasma। ठीक है, देखिए ये है बेटा seminal vesical gland, ये आ रहा है वास डिफरेंस एंड इट्स अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो seminal vesicle कहाँ प्रेजेंट है, मेनली यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। ठीक है, इससे जो सीक्रेशन निकलता है बेटा वो एल्कलाइन पीएच होता है उसका, और ये पूरे सीमन की 60% वॉल्यूम को तैयार करती है, और इसके अंदर फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होते हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे रेप केसेस में जो रेपिस्ट को पता लगाया जाता है वो मेनली सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन के थ्रू पता लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि सेमाइनल वेसिकल का जो सेक्रेशन है उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, और फ्रक्टोज की वजह से ही जो सीमन है वो चिपचिपा बनता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, और हर एक बंदे का जो फ्रुक्टोज होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब फीमेल के साथ सेक्स किया गया होगा तो फीमेल की बॉडी पर सीमन गया होगा, और सीमन के अंदर फ्रक्टोज होगा, जाहिर सी बात है। और उस फ्रक्टोज को जब एनालाइज करते हैं तो एविडेंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं और रेपिस्ट का पता चल जाता है। तो सेमाइनल वेसिकल के सेक्रेशन की वजह से ही मेनली या सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड है उसी की वजह से रेपिस्ट का पता चलता है, और सीमन जो चिपचिपा होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेमाइनल वेसिकल सीक्रेशन। ठीक है, देखिए द फ्रक्टोज एज द एनर्जी फॉर द स्पर्म, मेनली स्पर्म के लिए जो फ्रक्टोज है वो एनर्जी की तरह भी यूज होती है, क्योंकि इट्स अ शुगर, और शुगर का मेन काम होता है एटीपी बनाना, है ना। द फ्रक्टोज प्रोवाइड एज द एविडेंस फॉर द रेप, जो मैंने आपको बताया वही चीज है कि फ्रक्टोज जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करती है रेप के केस में। देखिए बेटा, अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड को देखो तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, अभी हमने देखी यूरिनरी ब्लैडर के पीछे कौन सी है, दैट वाज सेमाइनल वेसिकल। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर, और इसके नीचे कौन सी ग्लैंड है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और बेटा ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एक एरी और एक एरी, ये दोनों क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, देखो यूरिनरी ब्लैडर, इसके पीछे सेमाइनल वेसिकल, इसके नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड अगर नॉर्मल रहती है तो यूरिन इजीली पास आउट हो पाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, सो प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड बिलो टू द यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, एंड ये बेटा 15 से 30% वॉल्यूम को तैयार करती है सीमन की, एंड इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 पीएच है। सिक्रेशन के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, एंड फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है, पेप्सिनोजन प्रेजेंट है, एंड फिब्रिनोजन प्रेजेंट है जो कि वुंड को हील करता है, एंड फिब्रिनोजिनेज एंजाइम है जो कि सीमन को क्लोट कराने में मदद करता है। क्या होता है कि जब सीमन पेनिस से निकल जाता है तुरंत वो जमने लगता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस फिब्रिनोजिनेज एंजाइम। ठीक है, एंड एल्ब्यूमिन होता है, एंड बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं कि क्या क्या प्रोस्टाग्लैंडिन के सेक्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है सिट्रिक एसिड, फॉस्फेटेज एंजाइम, पेप्सिनोजन, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजिनेज, एल्ब्यूमिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दिस ऑल आर मेनली प्रेजेंट इन द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन। देखिए बेटा, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। अब इसमें हो रहा क्या है, पहला आप यह समझो
भाई यहाँ देखो यूरेथ्रा नॉर्मली है, मीन्स यहाँ पर देखो आप कि नॉर्मल यूरेथ्रा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बिल्कुल नॉर्मल है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है, देखो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ चुका है, प्रोस्टेट ग्लैंड में या तो हो सकता है कैंसर हो गया है या उसकी सेल का साइज बढ़ चुका है, हाइपरट्रॉफी हो गई है। अब क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड इधर से भी और इधर से भी यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगी और यूरेथ्रा पिचक जाएगा, मिस कंप्रेस हो जाएगा, और कंप्रेस होने की वजह से यूरिन पास आउट इजीली नहीं हो पाएगा, और इसी बीमारी को बोलते हैं बेटा हम प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर कैंसर एक तरीके से। अब इसका इलाज क्या है, मेडिसिन से तो देखो ठीक होता नहीं है ये, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है, और ये मेल के अंदर ही होता है। और हाँ एक बात और, प्रोस्टेट ग्लैंड को हिंदी में गदूद भी बोलते हैं, और ये मेनली ज़्यादातर हाइपरट्रॉफी या बिना प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी कब होती है, ये तब बड़ी होती है जब आप फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ऑबिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, या उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, देखिए नॉर्मली यूरिन ऐसे पास आउट हो सकता है, बट अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा, और ये मेनली कब है ये वाली कंडीशन, एट द टाइम ऑफ BPH। नेक्स्ट आती है बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम कोपस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, एंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के दोनों साइड। इससे निकलने वाला जो सिक्रेशन है उसका pH एल्कलाई होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये बेटा पेनिस को लुब्रिकेट करती है, क्योंकि यहाँ से ऑयली सेक्रेशन रिलीज होता है। ठीक है, देखिए ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है और यूरेथ्रा के दोनों साइड है, लेटरल साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ठीक है, देखिए तो ये क्या है बेटा, दीज आर द, ये भी और ये भी क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, देखिए ये दिख रहा है छोटा सा बिल्कुल पॉइंट, दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, ये जा रहा है यूरेथ्रा। ठीक, अगर हम अब खुद सोचो, मुझे आंसर बताओ कि मेल यूरेथ्रा बड़ा होता होगा या फीमेल यूरेथ्रा बड़ा होता होगा, मीन्स लेंथ में मेल यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा है या फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली सिंपली बात है, मेल यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो मेल यूरेथ्रा का जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि फीमेल यूरेथ्रा बेटा 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, देखो आपको देखने भी मिल रहा है, ये फीमेल यूरेथ्रा है छोटा सा, और ये है मेल यूरेथ्रा। ठीक है, देखिए यह है फीमेल यूरेथ्रा छोटा सा बिल्कुल, और यहाँ से स्टार्ट होता है मेल यूरेथ्रा और बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा पेनिस। तो वी नो वेरी वेल द पेनिस इज व्हाट, इट्स अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल। पेनिस की मेनली बेटा 3 पार्ट होते हैं, पहला आता है रूट जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, दूसरा आता है बॉडी, और तीसरा आता है ग्लांस पेनिस। और बॉडी और ग्लांस पेनिस ये दोनों मिलकर शाफ्ट ऑफ पेनिस को तैयार करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं। तो मेनली देखिए बेटा, सबसे पहले पेनिस के ऊपर जो स्किन है उसको बोलते हैं फॉस्किन, और जो कैप ऑफ पेनिस होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और पेनिस की जो ओपनिंग होती है फॉर द यूरेथ्रा और फॉर द यूरिनेशन एंड फॉर द इजैकुलेशन, दैट इज नोन एज द यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, देखिए यहाँ पर अच्छे से समझा रखा है, देखो ध्यान से समझो कि पेनिस के अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है। पहले आप देखो, ये ऑरेंज कलर का या रेड कलर का सा, लाइट रेड कलर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस वाली मसल्स को बोलते हैं बेटा हम कॉर्पस स्पोंजियम। क्या कहते हैं इस मसल्स को, कॉर्पस स्पोंजियम। तो कॉर्पस स्पोंजियम आगे जाकर कोनिकल होती है और बनाती है ग्लांस पेनिस को। इस कॉर्पस स्पोंजियम के दोनों तरफ देखो, यह है कॉर्पस कैवर्नोसम। कौन सी है ये, कॉर्पस कैवर्नोसम मसल। जो कॉर्पस स्पोंजियम मसल से ये स्पंज लाइक होती है, अपने अंदर ब्लड को इकट्ठा करती है जब जाकर पेनिस इरेक्ट होता है। अगर कॉर्पस स्पोंजियम के अंदर ब्लड ना भरे या कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर भी ब्लड ना भरे तो पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, और अगर इरेक्ट नहीं होगा इसी को बोलते हैं हम और बेटा ये वाली जो कंडीशन होती है ज़्यादातर देखने मिलती है, मतलब एज में जाकर, मेल के अंदर जब बहुत एज हो जाती है जब होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाई गई है मेनली दो तो प्रेजेंट है, कॉर्पस कैवर्नोसम और एक होती है कॉर्पस स्पोंजियम, और ये वाली कॉर्पस स्पोंजियम ही आगे जाकर बनाती है ग्लांस पेनिस को। ठीक है,
तो व्हाट इज पेनिस? सो इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड ऑर्गन फॉर द कोपुलेशन, ठीक है, एंड कॉमनली फ्लैसिड बट एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल अराउजमेंट इट बिकम लॉन्ग एंड हार्ड, ठीक है, एंड इरेक्ट। मतलब नॉर्मली तो ये लचीला होता है बट सेक्स के दौरान ये लंबा, कड़क और हार्ड हो जाता है, ठीक है, सीधा हो जाता है। मेड अप ऑफ द थ्री कोर्ड ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू, और बेटा मेनली ये तीन स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। मैंने अभी आपको बताया, दो तो कॉर्पस कैवर्नोसम है और एक कॉर्पस स्पॉन्जियम है, ठीक है। टू आर द कॉर्पस कैवर्नोसम एंड वन इज द कॉर्पस स्पॉन्जियम। कॉर्पस स्पॉन्जियम मेक द कॉनिकल स्ट्रक्चर नोन एज द ग्लांस पेनिस या कैप ऑफ पेनिस के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। देखिए बेटा ये है फ्लैसिड पेनिस, ठीक है। फ्लैसिड पेनिस का साइज क्या होता है? द फ्लैसिड पेनिस लेंथ इज अराउंड 8.8 टू 9.2 सेंटीमीटर, मतलब 3.5 इंचेस। तो फ्लैसिड पेनिस जो होता है उसका साइज कितना है? 3.5 इंचेस। जबकि इरेक्ट पेनिस की साइज की बात करें सो 12.9 टू 13.8 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 5.1 इंचेस, ठीक है। तो याद रखना कि फ्लैसिड पेनिस का साइज कितना है और इरेक्ट पेनिस का साइज क्या होता है। द प्रीपूशियल ग्लैंड, अभी क्या होता है, ग्लांस पेनिस के नीचे प्रीपूशियल ग्लैंड देखने मिलती है, और प्रीपूशियल ग्लैंड एक वाइट कलर के ऑयल को सेक्रेट करती है जिसको बेटा हम स्मैग्मा कहते हैं। तो सेक्रेट द स्मैग्मा वाइट सेबिशियस सब्सटेंस, और ये भी पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये है, यहाँ पर होती है बेटा प्रीपूशियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये सारे प्रीपूशियल ग्लैंड है, और मेनली इसका काम होता है ऑयल सेक्रेट करना एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, एज एन फॉर द लुब्रिकेशन। नेक्स्ट बात आती है सीमन। तो अभी हमने देखा सेमाइनल प्लाज्मा मीन्स तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन, फिर उसके अंदर स्पर्म आ गए, अब इसको हम बोलेंगे सीमन। तो सीमन इज व्हाट? द कंपोजिशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा विद स्पर्म इज नोन एज सीमन, और सीमन को बेटा हम हिंदी में वीर्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सीमन इन वन इजैकुलेशन एलिमिनेट 2 to 5 ml विस्कस फ्लूइड ड्यू टू द सेमाइनल वेसिकल, और इसका जो पीएच होता है वो 7.5 होता है। मतलब कि एक बार में इंसेमाइनेशन हो या इजैकुलेशन हो 2 से 5 ml सीमन निकलता है। ये काफ़ी गाढ़ा, बहुत ही ज़्यादा विस्कस और बहुत ज़्यादा स्टिकी फ्लूइड होता है। पीएच की बात करें तो बेटा पीएच होता है इसका 7.5। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% इसके अंदर स्पर्म होने चाहिए, या नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए, और 40% होने चाहिए मोटाइल स्पर्म। मोटाइल मतलब कि जिसमें फ्लैजिला हो। ओनली 10% स्पर्म इन सीमम। और याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ml सीमन है तो 10 ml सीमन के अंदर 10 ml सीमन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ml स्पर्म प्रेजेंट होंगे। 10 ml सीमन में सिर्फ और सिर्फ 1 ml स्पर्म्स होंगे, और बाकी 9 ml में क्या होगा बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा होगा, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मिन इज एन एंटीबायोटिक। अब क्या है कि सीमन से ही एक एंटीबायोटिक बनाई गई है, दैट नेम इज द सेमाइनल प्लाज्मिन एंटीबायोटिक, ठीक है। डिस्कवर फ्रॉम द सीमन एंड इट डिस्ट्रॉय द वेजाइनल बैक्टीरिया, और इसका मेन काम क्या है कि जब सीमन वेजाइना के अंदर चला जाए तो वहाँ पर अगर वेजाइना में बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उन सभी बैक्टीरिया को ख़त्म करना, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मेल फर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी क्यों होती है? जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर 60% नॉर्मल स्पर्म नहीं है और 40% स्पर्म ऐसे नहीं है जो जिनमें फ्लैजिला नहीं है, तो फिर मेल जो है बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे सीमन के अंदर कम से कम 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर फ्लैजिला हो, और अगर नहीं है तो मेल कैन नॉट बी एन फादर, ठीक है। देखो मेल लेस देन 35 मिलियन स्पर्म इन 1 ml, सो मेल इज स्टेराइल। मतलब अगर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेनली 2 से 5 ml सीमन निकल रहा है एक बार के इजैकुलेशन में, तो 1 ml सीमन के अंदर कम से कम 35 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, जब जाकर मेल जो है ना वो स्टेराइल होगा, ठीक है। सीमन रिप्लेस इन 34 आवर, मतलब अभी सेक्स हुआ है, इजैकुलेशन हुआ है, और आप चाह रहे हो कि बिल्कुल जैसा अभी निकला है सीमन बिल्कुल ऐसा ही सीमन निकले,
तो ऐसी ही दूसरी लोट बनने के लिए कम से कम 24 घंटे लगते हैं। तो दूसरी लोट जो है वो कितनी देर बाद आएगी? टोटल 24 घंटे बाद। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न है बेटा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने मिलती है। मिस इनफर्टिलिटी मीन्स मेल कैन नॉट बी एन फादर। तो उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला जैसे स्पर्म काउंट का कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मीन्स पेनिस इरेक्ट नहीं होता है तब, ऑब्स्ट्रक्शन इन जेनाइटल ट्रैक्ट, कुछ भी मेनली जेनाइटेलिया में पेनिस में या टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम का होना, स्पर्म के अंदर फ्लैजिला ही नहीं है तब हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ठीक है, पेनिस के अंदर कुछ डिफेक्ट है तब हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सीमन का प्रॉपर ना आना, ठीक है, ये कुछ रीजंस है, ये कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने मिलती है मेल के अंदर। ठीक है, थोड़े से बेटा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट है जो कभी कभी नीट में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि एक वर्ड है दैट इज इमिशन। तो टर्म इमिशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द यूरेथ्रा। तो स्पर्म जब यूरेथ्रा के अंदर मूव करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इमिशन। इजैकुलेशन का मतलब फॉर एक्सपल्शन ऑफ सीमन मीन्स जब फोर्सिबल सीमन बाहर निकलता है फ्रॉम द पेनिस, दैट इज नोन एज द इजैकुलेशन। ओलिगोस्पर्मिया मीन्स लो स्पर्म काउंट मीन्स सीमन के अंदर जो स्पर्म है उसकी मात्रा बहुत कम है, दैट कंडीशन इज नोन एज द ओलिगोस्पर्मिया। एंड स्टेरिलिटी मीन्स इनेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मीन्स मेल के अंदर स्पर्म नहीं बनने, दैट इज नोन द स्टेरिलिटी। ठीक है, एडीएएम मीन्स एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल मीन्स बूढ़े लोगों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से स्पर्म तैयार नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा हाइड्रोसील। क्या कंडीशन है? हाइड्रोसील एक ऐसी कंडीशन है जब टेस्टिस के अंदर अनवांटेड फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, टेस्टिस बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत खतरनाक पेन होता है और ये एक तरीके का इन्फेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है कि हाइड्रोसील मीन्स द एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, के टेस्टिस के अंदर एक टेस्टिस के अंदर अनवांटेड फ्लूइड का इकट्ठा होना, दैट इज नोन एज द हाइड्रोसील। ठीक है, एक वर्ड है एनाइसोगैमिट्स। एनाइसोगैमिट्स मीन्स द ह्यूमन गैमिट्स आर डिफरेंट टाइप्स मीन्स अगर आप देखोगे तो स्पर्म की शेप अलग होती है और ओवम की शेप अलग होती है, और जहाँ मेल एंड फीमेल गैमिट्स की शेप अलग होती है उस कंडीशन को हम एनाइसोगैमिट कहते हैं। जहाँ मेल एंड फीमेल गैमिट की शेप सेम होती है उसको बोलते हैं हम आइसोगैमिट। ठीक है, देखो बेटा ये हाइड्रोसील कंडीशन मीन्स टेस्टिस के अंदर अनवांटेड फ्लूइड भर चुका है। नेक्स्ट बात आती है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।